हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इस चैप्टर को बेटा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A भी बोला जाता है। तो डिटेल में समझेंगे डिडक्शंस के प्रोविजन को हम। चलिए शुरू करते हैं। डिडक्शन चैप्टर को जो हम समझेंगे बेटा, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। 3 टाइप्स की डिडक्शंस के बारे में हम बात करेंगे चैप्टर में, जिसमें नंबर 1 होगी डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। यहां पर जो है बेटा असेसी कुछ पेमेंट्स करता है और उन पेमेंट्स के लिए वो डिडक्शन ले लिया करता है अंडर चैप्टर 6A। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होगी बेटा वो होगी हमारी डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, यानी असेसी को कुछ इनकम रिसीव हो रही है, उनके रेस्पेक्ट में वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है। डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। ठीक है बेटा। और लास्ट जो हमारी कैटेगरी होगी बेटा वो होगी हमारी अदर डिडक्शंस की कैटेगरी। जो हमारी बैलेंस डिडक्शंस बची वो हम उसमें थर्ड कैटेगरी में कवर कर लेंगे। वहां पर बेटा कुछ डिडक्शंस होगी हमारी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स और कुछ होगी सर्टेन इनकम के रिगार्डिंग, जिसे हमने क्लब करके एक नाम दे दिया, कैटेगरी बना दी अदर डिडक्शंस। ठीक है, समझ आ गया। अब एक बात और समझिए, हमने बेटा प्रीवियस क्लासेस में जब हम पढ़ रहे थे बेटा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जहां पर हमने एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में बात की थी, वहां पर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्या डिस्कस किया था बेटा हमने वहां पर? हमने बात की थी कि जो एग्जेम्पशंस होती हैं, एग्जेम्पशंस वो बेटा टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, यानी उन्हें पहले ही इनकम में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उन्हें इंक्लूड ही नहीं करते, इनकम में से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने समझा था बेटा डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस के बारे में हमने क्या समझा था कि जो डिडक्शंस होती हैं उन्हें पहले बेटा टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाता है और उसके बाद जो रेस्पेक्टिव सेक्शन होता है डिडक्शन का, जितनी भी डिडक्शन की अमाउंट बनती है वो एक्सक्लूड कर दी जाती है टोटल इनकम में से। ठीक है बेटा, याद है आपको? बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरी बात समझिए बेटा, ये जो डिडक्शंस होती हैं इन्हें रिड्यूस जो किया जाता है वो असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? तो सिंपल बेटा, जितने भी हमने अभी तक चैप्टर पढ़े उन सबका सम अप, उन सबका एग्रीगेट ही ग्रॉस टोटल इनकम होता है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या किया करते थे? हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया करते थे। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद असेसी की टोटल इनकम कंप्यूट की जाती थी। अब टोटल इनकम जो कंप्यूट की जाती थी वो कैसे की जाती थी? हेड्स ऑफ इनकम चेक किया करते थे कि असेसी की जो इनकम है किस हेड में फॉल कर रही है। अब जिस भी हेड में वो फॉल करती थी उसके प्रोविजन वहां पर अप्लाई होते थे। इनकम कैसे कंसीडर की जाएगी? उस हेड्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। फिर उसमें से जो भी एग्जेम्पशन वगैरह बनती थी वो हम रिड्यूस कर दिया करते थे हेड्स के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अदर देन हेड के अलावा कोई और एग्जाम्पशन हुआ करती थी, सपोज सेक्शन 10 की कोई एग्जाम्पशन है, वो भी हम प्रोवाइड करा दिया करते थे। जो बैलेंस इनकम बचती थी फिर उसमें क्या होता था बेटा? क्लबिंग के प्रोविजन लगते थे। और क्लबिंग ऑफ इनकम होने के बाद लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। उसके प्रोविजन अप्लाई करने के बाद जो एसएससी की इनकम होती है वो कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो भी ये इनकम आती है उसमें से फिर बेटा रिड्यूस कर दिए जाती हैं डिडक्शंस। ठीक है। इन डिडक्शंस को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया चैप्टर 6A की डिडक्शन भी बोला जाता है। तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा? ठीक है। तो फर्स्ट एरिया हमारा क्या है? डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे सेक्शन 80 कैपिटल ए के प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में सिंपल बातें की गई है बेटा, जो हमने एग्जेम्पशन और डिडक्शन के डिफरेंस किया है वही जनरल प्रोविजन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 80 कैपिटल ए। सेक्शन 80 कैपिटल ए सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? प्रोवाइड्स दैट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन assessee there shall be allowed from his gross total income
द डिडक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80C to 80U। सब सेक्शन 1 बात करता है कि जब असेसी की टोटल इनकम कंप्यूट की जा रही है उस समय असेसी को बेटा उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगी डिडक्शन जो स्पेसिफाई की गई है अंडर सेक्शन 80C to 80EU में। ठीक है, नेक्स्ट सब सेक्शन 2। The aggregate amount of the deduction under this chapter shall not in any case exceed the gross total income of the assessee। देखिए सबसेक्शन 2 बात करता है कि जो एग्रीगेट अमाउंट है डिडक्शन की वो ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकती। फॉर एन एग्जांपल बात करें बेटा, असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम है सपोज वो है बेटा 3 लाख रुपीस, ठीक है, और जो असेसी की डिडक्शंस हैं वो डिडक्शन आ रही है उसकी 3,50,000। तो लॉ यहाँ पर बात करता है जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी असेसी को वो कितनी मिल जाएगी, 3 लाख तक मिलेगी। जितनी उसकी जीटीआई है उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। अब क्वेश्चन जो अराइज आता है वो ये होता है कि सर ये 50,000 की जो एक्सेस डिडक्शन है अब इसका क्या होगा, तो इसका कुछ नहीं होगा बेटा, ये लैप्स कर जाएगी, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए, thus an assessee cannot have a loss as a result of deduction under chapter 6A and claim to carry forward the same for the purpose of set off against his income in the subsequent year। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि assessee जो है बेटा एक्सेस डिडक्शन की वजह से लॉस इनकर नहीं कर सकता, और साथ ही बेटा ना ही कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ना ही सेट ऑफ के होंगे। ठीक है, समझ आ गया। सब सेक्शन 3, इन द केस ऑफ AOP और BOI, if any deduction is admissible under section 80G, 80GGA, 80GGC, no deduction under the same section shall be made in computing the total income of a member of the AOP or BOI in relation to the share of such member in the income of the AOP or BOI। देखिए क्या बात करता है सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 बात करता है कि इन केस AOP या BOI को कोई डिडक्शन मिली है बेटा अंडर सेक्शन G, GGA, GGC, और साथ ही बेटा यहां पर बताया गया है कि 80IA, 80IB, 80IC, ID, IE अगर ये भी डिडक्शन है, बेसिकली ये जो डिडक्शंस है बेटा ये इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं है, ये फाइनल लेवल पर है। तो सेक्शन यहां पर क्या बात करता है, सेक्शन बात करता है कि अगर AOP या BOI ने 80IA वाली सीरीज की कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी है या बेटा 80G, 80GGA, 80GGC वाली कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी है, ठीक है, अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करते टाइम, तो सेक्शन बात करता है कि जब मेंबर को शेयर मिलेगा उस इनकम का और मेंबर अपनी टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो वो मेंबर इस डिडक्शन को दोबारा अवेल नहीं कर सकते। ये बात करता है सब सेक्शन 3। नेक्स्ट बेटा, द प्रॉफिट एंड गेन्स अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C, डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स इन एनी असेसमेंट ईयर shall not be allowed as deduction under any other provision of the act for such assessment year। सेक्शन बात करता है बेटा कि इन केस प्रॉफिट एंड गेन्स पर 10AA की डिडक्शन ली है असेसी ने या चैप्टर 6A के जो हेडिंग C वाली डिडक्शन है उन्हें क्लेम किया है असेसी ने। हेडिंग C वाली कौन सी डिडक्शन होती है बेटा, जो अभी हमने कुछ बात की थी, 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, IA, ये उनके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए कौन कौन सी होती है। 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB, ये जितनी भी डिडक्शंस होती हैं बेटा ये कौन सी होती है, चैप्टर 6A की जो हेडिंग C में फॉल करती हैं वो ये डिडक्शंस होती है। तो सेक्शन इस केस में क्या बात करता है कि इन केस असेसी ने 10AA की डिडक्शन क्लेम की है अपने प्रॉफिट्स पर या हेडिंग C वाली डिडक्शन उसने क्लेम की है, तो असेसी जो है बेटा चैप्टर 6A की जो बैलेंस डिडक्शन है उन्हें क्लेम नहीं कर सकता उन प्रॉफिट और गेन्स के अगेंस्ट। सेक्शन ये बात करता है। ऐसी रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई होगी, तो समझिए बेटा ये जो डिडक्शंस प्रोवाइड कराते हैं बेटा सेक्शन, जैसे बात करें सेक्शन 10AA की, आमतौर पर यहाँ जो डिडक्शन मिला करती है बेटा वो 100% प्रॉफिट जो है एग्जम्प्ट करने की डिडक्शन दे दी जाती है असेसी को। अगर अदर डिडक्शन भी असेसी को अवेल कराएंगे तो सिंपल क्या होगा, असेसी को लॉस इनकर होगा और उस लॉस को वो क्या करना चाहेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना चाहेगा। अर्लियर प्रोविजन अभी हमने क्या पढ़ा, सबसेक्शन 2 किस बात को मना करता था कि असेसी लॉस इनकर नहीं कर सकता डिडक्शंस की वजह से, तो उस प्रोविजन को रिटेन करने के लिए यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि अगर असेसी 10AA या
हेडिंग सी वाली डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो बेटा वो अदर डिडक्शन जो चैप्टर 6A की है उन्हें उन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता जिन प्रॉफिट्स पर उसने 10AA या हेडिंग सी वाली डिडक्शन अवेल की है। ठीक है, नेक्स्ट, द डिडक्शन रेफर टू इन 4 above shall not exceed the profit and gains of undertaking or unit or enterprise or eligible business as the case may be। सिंपल बेटा, लॉ क्या बात कर रहा है कि जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 10AA की या हेडिंग सी वाली, वो बेटा प्रॉफिट्स को एक्सीड नहीं कर सकती जिन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ये अवेल या क्लेम की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, नो डिडक्शन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस रेफर टू इन 4 above shall be allowed if the deduction has not been claimed in the return of income। सबसेक्शन 5 देखिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम को मैंडेटरी कर रहा है। सबसेक्शन 5 बात करता है कि अगर आपको 10AA की डिडक्शन या हेडिंग सी वाली डिडक्शन क्लेम करनी है तो असेसी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी एज पर द ड्यू डेट मेंशन्ड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। देखिए, जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के प्रोविजन हैं हम लेटर करेंगे उन्हें, वो 139 सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं बेटा। तो उसकी जो टाइम लिमिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर असेसी रिटर्न फाइल कर देता है और डिडक्शन उन रिटर्न्स में क्लेम कर लेता है तो उसे बेटा डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज वो डिडक्शन जो है बेटा उसे नहीं मिलेगी। आइडेंटिकल प्रोविजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जब हम पढ़ रहे थे, वहां पर सेक्शन 80 हुआ करता था जो बात करता था कि अगर कोई बिजनेस लॉस है या स्पेक्यूलेशन लॉस है या कैपिटल लॉस है एटसेट्रा, वो भी असेसी को क्या करना पड़ता था, रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी क्लेम करने के लिए विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, सेम प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, द ट्रांसफर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सच अंडरटेकिंग और यूनिट और एंटरप्राइज or eligible business and any other business of the assessee shall be determined at the market value of such goods or services as on the date of transfer। सबसेक्शन 6 बात करता है बेटा वो एंटरप्राइजेस जो एलिजिबल बिजनेस है जो हमने अभी पढ़े, यानी जो सेक्शन 10AA के क्लेम कर रहे हैं डिडक्शंस या 80I सीरीज वाले जो डिडक्शन है वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में उनका जो ट्रांसफर प्राइस होगा बेटा गुड्स या सर्विसेज का, आपस में अंडरटेकिंग जो है ट्रांसफर करती हैं अगर गुड्स या सर्विसेज, और जो ट्रांसफर प्राइस लिया जाएगा उस केस में वो कौन सा प्राइस लिया जाएगा, वो लिया जाएगा बेटा मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस डेट पर ट्रांसफर की जा रही है गुड्स या सर्विसेज उस डेट पर जो मार्केट वैल्यू होगी उस गुड्स या सर्विसेज की वो कंसिडर की जाएगी। देखिए सबसेक्शन 6 क्या कहता है समझिए, जब हमने 10AA पढ़ा था बेटा वहां पर भी मैंने आपको एक प्रोविजन समझाया था। सपोज एक यूनिट है बेटा, एलिजिबल यूनिट हम बोलते हैं इसे, एलिजिबल यूनिट इसलिए बोल रहे हैं कि ये 10AA की डिडक्शन क्लेम कर रही है। ठीक है, ये हो गई हमारी एलिजिबल यूनिट, 10AA की डिडक्शन क्लेम करती है। अब इसी की बेटा एक सिस्टर कंसर्न है दूसरी यूनिट जो एलिजिबल नहीं है, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ये भी। ठीक है, अब देखिए ये जो एलिजिबल यूनिट है इसका मोटिव क्या होगा बेटा, इसका मोटिव होगा प्रॉफिट्स को हाई रखना, प्रॉफिट्स हाई रखेंगे ताकि 10AA की डिडक्शन मिल जाए, और इसका मोटिव क्या होगा बेटा, इसका मोटिव होगा प्रॉफिट्स को कम रखना क्योंकि इसे तो बेटा टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कैसे करती है यूनिट, ये देखिए, प्रॉफिट इसे हाई दिखाने तो बेटा अपना जो सेल रेवेन्यू है वो बढ़ाएगी, तो यानी अपना सेल प्राइस क्या करेगी, हाई करके सामान को बेचेगी। ठीक है, इस यूनिट को बेटा अपनी कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी तभी जो है प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, यानी इसके लिए परचेज कॉस्ट क्या हो गई, हाई हो गई। जब ये हाई सेल करेगी तो इसके लिए परचेज कॉस्ट हाई हो गई, यानी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। ये एलिजिबल यूनिट अपने प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है और जो अदर यूनिट है वो अपने प्रॉफिट डिक्रीज कर रही है। तो इसके लिए सबसेक्शन 6 बात करता है कि जहां पर भी ये ट्रांसफर किया जा रहा है गुड्स या सर्विसेज का, उन गुड्स या सर्विसेज की जो वैल्यू कंसीडर की जाएगी वो की जाएगी मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, फर्दर लॉ डिफाइन करता है कि मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है। तो मार्केट वैल्यू हैज बीन डिफाइंड टू मीन इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और सप्लाइड। सेल की जा रही है या सप्लाई की जा रही है उस केस में मार्केट वैल्यू क्या होगी गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो लॉ बात करता है प्राइस दैट सच गुड्स या सर्विसेज वुड फेच if these were sold by the undertaking or unit or enterprise or eligible business in the open market subject to statutory or regulatory restrictions if any। देखिए तो मार्केट प्राइस क्या बना बेटा, इस केस में मार्केट प्राइस वो बना कि अगर उन गुड्स या सर्विसेज को मार्केट में बेच दिया जाता और जितना भी सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव होती वो क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू कहलाएगी सेल और सप्लाई के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट,
इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड, अगर गुड्स या सर्विसेज एक्वायर की जा रही है तो उस केस में मार्केट वैल्यू क्या होगा, तो लॉ बात करता है द प्राइस दैट सच गुड्स और सर्विसेज वुड कॉस्ट if these were acquired by the undertaking or unit or enterprise or eligible business from the open market subject to statutory or regulatory restrictions if any। जो गुड्स या सर्विसेज एक्वायर किए जा रहे हैं अगर उन्हें ओपन मार्केट में परचेज कर लिया जाता तो जो कॉस्ट पड़ती, जो परचेज कॉस्ट होती, वो ही क्या है, मार्केट वैल्यू मानी जाएगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट 9th क्लॉज की बात करते हैं। Where a deduction under any provision of this chapter under the heading C, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, 80I सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज क्लेम्ड एंड अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर एनी असेसमेंट ईयर, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इज परमिशेबल इन रिलेशन टू सच स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। याद करिए बेटा, जब हम सेक्शन 35AD कर रहे थे पीजीबीपी में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए चैप्टर 6A में भी डिडक्शंस मिला करती है। तो इन केस अगर असेसी चैप्टर 6A की डिडक्शन ले लेता है इन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो बेटा उसे 35AD की डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसी बात को यहाँ पर अफर्म किया गया है। लॉ बात करता है कि अगर 35AD में जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस है उनके रिगार्डिंग हेडिंग C वाले डिडक्शंस ले ली गई है, बेसिकली ये हेडिंग C में ही आती है डिडक्शंस स्पेसिफाइड बिजनेस की, ठीक है बेटा, तो उन स्पेसिफाइड बिजनेस पर 35AD दोबारा नहीं लिया जा सकता। लॉ ये बात अफर्म कर रहा है यहां पर, ठीक है। इन शॉर्ट, once the assessee has claimed the benefit of deduction under section 35AD for a particular year in respect of a specified business, he cannot claim benefit under chapter 6A under the heading C for the same year or any other year and vice versa। उस ईयर के लिए भी नहीं ले सकता जिस ईयर में उसने हेडिंग C वाली डिडक्शन ले ली है, सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी नहीं ले सकता और वाइस वर्सा भी नहीं ले सकता। यानी एक साल जो है 35AD ले ली और अगले साल उसने क्या किया, चैप्टर 6A की ले ली, ऐसा भी नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गया बेटा। चलिए सेक्शन 80 कैपिटल AB की बात करते हैं। क्या बात करता है सेक्शन, डिडक्शन स्पेसिफाइड इन चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C shall be allowed only to the extent such income computed in accordance with the provision of Income Tax Act 1961 is included in the gross total income of the assessee। देखिए चैप्टर 6 से की जो डिडक्शंस मिलेगी असेसी को, लॉ बात कर रहा है वो किस एक्सटेंट तक मिलेगी, उस एक्सटेंट तक मिलेगी जो इनकम कंप्यूट की गई है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ग्रॉस टोटल में इंक्लूड कर ली गई है। यानी ग्रॉस टोटल इनकम जितनी होगी एसएससी की एज पर कंप्यूटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसके एक्सटेंट तक ही बेटा चैप्टर 6 की डिडक्शंस अब मिलेगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 80 कैपिटल AC furnishing return of income on or before due date mandatory for claiming deduction under chapter 6A under the heading C। सेक्शन 80 कैपिटल AC बताता है बेटा कि अगर हेडिंग C की डिडक्शन क्लेम करनी है एसएससी को तो बेटा उसे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, और ड्यू डेट कौन सी, जो मेंशन की गई है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। ठीक है, अगर वो रिटर्न नहीं फाइल करता ऑन और बिफोर ड्यू डेट बेटा तो डिडक्शंस जो है नहीं मिलेगी, ध्यान करना। Section 80 capital AC stipulates compulsory filing of return of income on or before the due date specified under section 139 subsection 1 as a precondition for availing benefit of deduction under any provision of chapter 6A under the heading C deduction in respect of certain incomes। उसी बात को बेटा क्लेरिफाई कर दिया गया। चलिए इस टेबल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा जो हमने पढ़ा। Examine the following statements with regard to the provision of the Income Tax Act 1961 for grant of deduction under section 80IB. Filing of audit report in prescribed form is must for a corporate assessee. Filing of return within the due date laid down in section 1391 is not required। बताइए बेटा, जो हेडिंग C की डिडक्शंस हैं अगर उन्हें एसएससी क्लेम करना चाहता है तो क्या उसे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा या नहीं होगा? आंसर इज यस, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 80 कैपिटल AC, तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये फॉल्स है। सेक्शन 80 कैपिटल AC स्टिपुलेट कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो इस वजह से बेटा क्या है, ये प्री कंडीशन है अगर 80IB की डिडक्शन लेनी है एसएससी को। नेक्स्ट,
Filing of belated return under Section 139 subsection 4 of Income Tax Act 1961 will debar an assessee for claiming deduction under Section 80 IE। देखिए आपने 1394 अभी नहीं पढ़ा होगा। 1394 बेटा टाइम पीरियड बताता है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड क्या होती है कि अगर असेसी टाइम पर रिटर्न नहीं फाइल कर पाया तो इनकम टैक्स लॉ उसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम और प्रोवाइड कराता है कि आप अगर टाइम पे नहीं फाइल कर पाए, कुछ इंटरेस्ट पे कर आप इस टाइम तक फाइल कर दीजिए। उसे बोला जाता है बेटा बिलेटेड रिटर्न, कि एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया असेसी को कुछ इंटरेस्ट या फी लगाकर। तो ऐसे ही लॉ यहां पर बात कर रहा है कि जो बिलेटेड रिटर्न है वो क्या करती है, डीबार करती है, रोकती है, मना करती है असेसी को 80 IE की डिडक्शन क्लेम करने के लिए। 80 IE कौन सी बेटा, हेडिंग सी वाली, ठीक है। तो करेक्ट है बेटा। अभी 80 कैपिटल AC ने क्या बोला था कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल होनी चाहिए, तभी हेडिंग सी की डिडक्शन असेसी ले पाएगा। अगर ऑन और बिफोर ड्यू डेट नहीं फाइल करता वो तो हेडिंग सी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और यहां पर तो बेटा वो ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन इज बेटा सेक्शन 80 कैपिटल B सब सेक्शन 5। क्या बात करता है ये, ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन करता है। सिंपल समझते हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है बेटा। अभी जो हमने डिस्कस किया था क्या वही होता है ग्रॉस टोटल इनकम, या इसके अलावा कुछ और होता है, समझते हैं। Gross total income means the total income computed in accordance with the provision of Act without making any deduction under Chapter 6A। पहली लाइन तो वो ही बोल रही है जो हमने पढ़ा था कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो कंप्यूट की जाती है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बट अभी डिडक्शन उसमें से रिड्यूस नहीं की गई है चैप्टर 6A वाली। यानी वो इनकम जिसमें से बेटा अभी तक चैप्टर 6A की डिडक्शन रिड्यूस नहीं की गई है, ग्रॉस टोटल इनकम है। Further बेटा that deduction under appropriate computation section have already been given effect to, यानी अगर कोई अदर डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A वाली नहीं, कोई अदर डिडक्शन वो ऑलरेडी दे रखी है उस इनकम में। ओके, दैट इनकम ऑफ अदर पर्सन इफ इंक्लूडेबल अंडर सेक्शन 60 to 64 हैज बीन इंक्लूडेड। उस इनकम में बेटा क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल कर रखे हैं। 60 to 64 यही सेक्शन है क्लबिंग के, यही हमने वहां पर भी पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, द इंट्राहेड एंड और इंटरहेड लॉसेज हैव बीन एडजस्टेड, यानी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की भी एडजस्टमेंट हो रखी है। दैट अनएब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेज, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एटसेट्रा हैव बीन सेट ऑफ, यानी कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं जो बिजनेस लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो भी एडजस्ट हो रखे हैं। तो सिंपल जो हमने GTI के बारे में पढ़ा था वही है बेटा। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम की एग्जम्पशन या डिडक्शन थी वो दे दी गई, उसके बाद क्या किया, क्लबिंग के प्रोविजन लगाए गए, और उसके बाद क्या किया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो इनकम कंप्यूट होके आती है वो क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए अब हम अपना जो कैटेगरी हमने डिफाइन की थी अब वहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी बेटा हमारी, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स। अब असेसी कुछ पेमेंट्स कर रहा है, उसके रिगार्डिंग उसे डिडक्शन दी जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सेक्शन 80C की। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना। ये वो डिडक्शन है बेटा, अगर कोई और डिडक्शन आए ना आए 80C की तो डिडक्शन आएगी ही। आपको एग्जाम में हमेशा दिख जाएगी 80C की एक डिडक्शन जरूर आएगी क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैंडेटरी डिडक्शन है, ये जरूर समझो अच्छे से। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन। असेसी बेटा इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में वो डिडक्शन ले रहा है। ये जो डिडक्शन मिलती है ये इंडिविजुअल को मिलती है या HUF को मिलती है सिर्फ और सिर्फ। अदर देन इंडिविजुअल और HUF है उसे ये सेक्शन नहीं मिलता। अब बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट की कितनी डिडक्शन मिल जाती है। तो सेक्शन 80C में बेटा जो डिडक्शन मिला करती है वो मैक्सिमम 1,50,000 की डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन किस रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिलेगी, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करे असेसी तो उसे डिडक्शन मिल जाए। नंबर 1 जो आती है बेटा वो आती है प्रीमियम पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ LIP, यानी प्रीमियम पे किया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रेस्पेक्ट में। तो इन केस अगर एक इंडिविजुअल अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन में बेटा मेजर भी आता है और माइनर भी आते हैं, दोनों कवर कर लिए गए हैं, या HUF अपने मेंबर के लिए पे कर रहा है प्रीमियम
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो उस केस में बेटा वो जो प्रीमियम है उसे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ कंडीशन बताई गई हैं, कंडीशंस को एक बार समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको एक समराइज चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए एग्जाम में। हम बात करेंगे पॉलिसी की डेट की, कि पॉलिसी कब इशू हुई है, और दूसरा हम बात करेंगे कि मैक्सिमम असेसी कितना प्रीमियम दे सकता है ताकि उसे रिडक्शन मिल जाए 80C में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर पॉलिसी इशूड, पॉलिसी कब इशू हुई है वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और दूसरा हम यह बात करेंगे कि मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन, प्रीमियम पर कितनी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले जो डेट आती है हमारी पॉलिसी की वो आती है बेटा पॉलिसी इशूड बिफोर 1/4/2012, 1/4/2012 से पहले इशू हो रखी है अगर पॉलिसी। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन की जो प्रीमियम की अमाउंट पर लगी हुई है। अगर प्रीमियम उस रेस्ट्रिक्शन तक है तो बेटा डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज डिडक्शन उस रेस्ट्रिक्शन तक मिलेगी, बैलेंस जो उसने प्रीमियम पे किया है असेसी ने उसकी डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारी पॉलिसी इशू हो रही है 1/4/2012 से पहले पहले, तो उस केस में जो रेस्ट्रिक्शन आती है वो आती है बेटा 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, कैपिटल सम एश्योर्ड। अगर असेसी बेटा कैपिटल सम एश्योर्ड जो है उसका 20% तक प्रीमियम पे कर रहा है तो बेटा उसे रिडक्शन मिल जाएगी इस 20% की। ठीक है, 20% और एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लोअर ये देखा जाएगा, जो दोनों में कम होगा उसकी रिडक्शन मिलेगी। इन केस 20% से ज्यादा एक्सीड करता है प्रीमियम तो बेटा 20% तक की ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, दूसरी जो है बेटा डेट हम बात करते हैं पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर, ध्यान देना बेटा, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, यानी पॉलिसी जो अब इशू की गई है वो कब इशू की गई है 1/4/2012 पर या 1/4/2012 के बाद, तब उस केस में रेस्ट्रिक्शन क्या है, तो सिंपल लॉ ने वहां पे बेटा रेस्ट्रिक्शन कर दिया है हाफ, ध्यान देना जो ऊपर हमारी लिमिट थी उसकी हो गई हाफ, 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, जो कैपिटल सम अश्योर्ड है पॉलिसी का उसका 10% जो है बेटा वहां तक प्रीमियम हो जाना चाहिए, एक्चुअल प्रीमियम और 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा वो आता है हमारा पॉलिसी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। लेकिन ये जो टाइम लिमिट मेंशन की जा रही है बेटा ये उन पॉलिसीज के लिए की जा रही है जो पॉलिसी किसके लिए ली गई है, वो पर्सन जो 80U में स्पेसिफाइड है बेटा डिसेबिलिटी उससे प्रभावित है, या वो लोग जो 80 DDB में बताई गई है बेटा बीमारियां कुछ डिजीज हैं स्पेसिफाइड डिजीज हैं उनसे ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए अगर पॉलिसी ली गई है बेटा तो ये डिडक्शन मिल जाएगी। बात करें इस पॉलिसी के लिए मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन कितनी है, तो लॉ बात करता है 15% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, जो कैपिटल सम अश्योर्ड किया गया उसका 15% तक का प्रीमियम बेटा मैक्सिमम उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन अराइज होता है बेटा वो ये होता है कि सर ये कैपिटल सम अश्योर्ड क्या होता है, तो आइए बेटा समझते हैं कैपिटल सम अश्योर्ड क्या होता है। मीनिंग ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, इसे बेटा एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड भी लिखा हुआ है हमारी बुक्स में, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, कैपिटल सम अश्योर्ड और एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड एक ही है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टू बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड शैल मीन the minimum amount assured under the policy on happening of the insured event at any time during the terms of the policy not taking into account। तो बेटा कैपिटल सम अश्योर्ड क्या है, कैपिटल सम अश्योर्ड है मिनिमम अमाउंट जो एश्योरेंस है जिसकी बेटा जो मिलनी है पॉलिसी के खत्म हो जाने पर, या अगर कोई इवेंट जो पॉलिसी में मेंशन है उसे होने पर जो अमाउंट मिलेगी वो क्या है बेटा कैपिटल सम अश्योरेंस। लेकिन दो आइटम्स जो हैं उस कैपिटल सम अश्योर्ड में इंक्लूड नहीं की जाती। इन नंबर 1 द वैल्यू ऑफ एनी प्रीमियम अग्रीड टू बी रिटर्न, वो प्रीमियम जो अग्री किया गया है रिटर्न किया जाएगा उसे बेटा कैपिटल सम अश्योर्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ बोनस और अदरवाइज ओवर एंड अबव द सम एक्चुअली अश्योर्ड विच इज टू बी और मे बी रिसीव्ड अंडर द पॉलिसी बाय एनी पर्सन, कोई बेटा बोनस मिल रहा है या बोनस के अलावा अदर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो उस बेनिफिट या बोनस को भी उस कैपिटल सम अश्योर्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता। समझ आ गया बेटा। ठीक है, देखिए ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है असेसी बेटा उस इन्वेस्टमेंट को असेसी को दो तरफा बेनिफिट हो रहा है। देखिए एक तो प्रीमियम जो है उस इन्वेस्टमेंट का यानी पॉलिसी का वो एग्जेम्प्ट हो गया बेटा 80C में,
दूसरा एक सेक्शन होता है बेटा सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल डी, यानी सेक्शन 10 10 डी हम उसे ऐसे भी बोलते हैं। वो एग्जम्पशन प्रोवाइड कराया करता है बेटा कि जितनी भी अमाउंट पॉलिसी में मिलेगी एसएससी को वो हो जाएगी एग्जम्प्ट, तो उस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों हाथों में यहाँ पर लड्डू हैं एसएससी के, मैं आपको रीड करा देता हूँ। एग्जम्पशन ऑन रिसीट्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D. Any sum received under a life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, shall not be included in the total income of the person. समझ आ गया बेटा? जो रिसीट्स मिलेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो गए बेटा, ठीक है, और जो प्रीमियम है वो 80C में एग्जेम्प्ट हो गए। इतना समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। Exemption is not available in respect of amount received from an insurance policy taken for disabled person under section 80DD. सेक्शन 80DD जब हम पढ़ेंगे बेटा तो वहां पर हम देखेंगे कि जो 80DD डिडक्शन प्रोवाइड कराता है वो प्रोवाइड कराता है एक डिपेंडेंट डिसेबल की मेंटेनेंस के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंस करता है इंडिविजुअल या HUF, तो उसके लिए उसे डिडक्शन मिल जाया करती है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक इंडिविजुअल या HUF एक डिसेबल पर्सन के लिए बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट जब रिसीव होगी उसे सेक्शन 1010D की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये प्रोविजन ये बात करता है, ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में जो अमाउंट मिलेगी बेटा उसके रिगार्डिंग भी कोई भी एग्जम्पशन प्रोवाइड नहीं कराई गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं 80C की डिडक्शंस। Compute the eligible deduction under section 80C in respect of life insurance premium paid by Mr. Ganesh during the previous year 1920, the details of which are given as under. देखिए क्या डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है मिस्टर गणेश की। डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी कब इशू हुई है बेटा 30 मार्च 2012, यानी बिफोर 1/4/2012 है, ठीक है। पर्सन इंश्योर्ड कौन है? पर्सन इंश्योर्ड सेल्फ है। एक्चुअल कैपिटल सम कितना है बेटा 5 लाख है, और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया गया है 51,000। तो बेटा याद करिए एक बार, जो पॉलिसी 1/4/2012 से पहले इशू हुई है उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाती है प्रीमियम की बेटा? वो मिला करती है 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड कितना इस केस में है बेटा 5 लाख। 5 लाख का 20% करिए बेटा कितना आएगा? ये आ गया 1 लाख। और प्रीमियम कितना पे कर रहा है इंश्योरर? 51,000। तो एक्चुअल प्रीमियम और 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर, यानी 50,000 लोअर है बेटा, इसकी उसे डिडक्शन मिल जाएगी। आंसर इज यस, मिल जाएगी। दूसरा 1/5/2015। अब पॉलिसी कब इशू हुई है बेटा? ऑन और आफ्टर 1/4/2012। ध्यान रखना बेटा, ऑन और आफ्टर 1/4/2013 वाली जो डेट है पॉलिसी के रिगार्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? वो एप्लीकेबल है 80U या 80DDB में जो पर्सन इफेक्टेड है उन पर एप्लीकेबल हो ऑन और आफ्टर 1/4/2013 वाली डेट। बाकी सभी केसेस में 2 डेट्स एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पॉलिसी कब इशू हुई है बेटा 1/5/2015, ठीक है। किसका इंश्योरेंस किया गया है? स्पाउस का किया गया है। एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड 1,50,000। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बेटा 20,000। तो याद करिए ऑन और आफ्टर 1/4/2012 नॉर्मल पर्सन है बेटा, 80U वाली डिसेबिलिटी नहीं है। आंसर इज यस। तो उस केस में कितना हो जाता है बेटा प्रीमियम अलाउड? 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड कितना है बेटा 1,50,000, उसका 10% करिए 15,000। और इंश्योरेंस कितना दे रहा है एसएससी 20,000। तो इस केस में बेटा सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही अलाउड होंगे। जो एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एसएससी 20,000 का, वो पूरा का पूरा अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी 1 जून 2017। पर्सन इंश्योर्ड, इंश्योर्ड कौन किया गया है? हैंडीकैप्ड सन सेक्शन 80U डिसेबिलिटी। तो याद करिए बेटा इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन हमने डिस्कस किया था? पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, तो उस केस में क्या होगा 15% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड जो है बेटा वो प्रीमियम मैक्सिमम उसकी डिडक्शन मिल जाया करती है। तो कैपिटल सम अश्योर्ड कितना है बेटा 4 लाख। 4 लाख का 15% करिए कितना आएगा 60,000 आएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया एसएससी ने 80,000। तो बेटा केवल और केवल 60,000 की डिडक्शन मिलेगी। चलिए तो एक बार आते हैं सोल्यूशन पर।
मैक्सिमम जो किया था बेटा हमने फर्स्ट केस में वो था बेटा 1 लाख, लेकिन एक्चुअल प्रीमियम कितना था 51,000, तो 51,000 की मिल जाएगी। दूसरा केस में बेटा मैक्सिमम कितना था 15,000 और एक्चुअल इंश्योरेंस कितना पे कर रहा था एसएससी, वो कर रहा था 20,000, बट मिलेगी कितने की 15,000 की। ठीक है। नेक्स्ट केस में जो मैक्सिमम था बेटा वो था 60,000 और इंश्योरेंस एक्चुअली कितना पे किया था एसएससी ने, वो किया था 80,000। तो इस केस में बेटा मैक्सिमम कितनी 60,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी एसएससी को बेटा 51 प्लस 15 प्लस 60, दैट इज 1,26,000 की उसे डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया प्रोविजन कैसे करने हैं। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।